नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अनकही। आज 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। जेपी मॉर्गन का अनुमान है मार्च 2027 तक कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो जाएगा, लेकिन कैसे? इसी पर बात होगी। बिहार की सियासत की बात होगी। पटना में लालू राबड़ी आवास का पता बदल गया है, ऐसा क्यों हुआ? चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर पर बात होगी। पाकिस्तान अब अफगानी बच्चों को निशाना बना रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा प्रदूषण पर आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी बताऊंगी, तो बने रहिए। और पहले देख लेते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है। दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन टीम इंडिया को सिर्फ 140 रन पर ढेर करते हुए 408 रन के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की। ये भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हार है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने आतंकी डॉक्टर उमर नबी के साथी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब फरीदाबाद के धौज गांव का ही रहने वाला है और वो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय था। उस पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर को सामान लाने और ले जाने में मदद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को सख्त निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर भी जवाब मांगा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 1 लीटर पानी की बोतल से भी कम हो सकती हैं। मैं ये मजाक में नहीं कह रही हूँ। इस बात की भविष्यवाणी दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने की है। फर्म की ओर से अनुमान लगाया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें फाइनेंशियल ईयर 2027 के आखिर तक यानी कि मार्च 2027 तक $30 प्रति बैरल हो सकती है। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत 2,850 रुपए होगी। इसका मतलब है कि 1 लीटर कच्चे तेल के दाम 18 रुपए से भी कम हो जाएंगे, जबकि मौजूदा समय में पानी के दाम 18 से 20 रुपए के बीच में हैं। अगले 1.25 साल में इसमें इजाफा भी देखने को मिल सकता है। आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका असर किस किस पर पड़ेगा। अभी ब्रेंट क्रूड यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल के आसपास चल रही है, लेकिन साल की शुरुआत से अब तक इसमें 14% की गिरावट आ चुकी है। मतलब कीमतें धीरे धीरे नीचे फिसल रही हैं। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि 2026 में ये $58 के आसपास रह सकती है। उसके बाद 2027 में ये औसतन $42 तक आ जाएगी और 2027 के आखिर तक तो $30 के आंकड़े को भी छू सकती है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? असली वजह है कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही। जेपी मॉर्गन के मुताबिक 2025 और 2026 में सप्लाई की रफ्तार डिमांड से 3 गुना ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि बाजार में तेल की भरमार हो रही है। 2025 में हर दिन करीब 27 लाख बैरल तेल जरूरत से ज्यादा मौजूद है और 2026 में 28 लाख बैरल तक पहुंच जाएगा। जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है और खरीदार कम हो जाते हैं तो उसकी कीमत गिरने लगती है, बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह। अब ये समझिए कि इतना तेल आएगा कहां से? लगभग आधी एक्सेस सप्लाई उन देशों से आ रही है जो ओपेक प्लस यानी कि ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के ग्रुप में नहीं है। इसमें ब्राजील और गुआना जैसे देशों के समुद्र तल से तेल निकालने के प्रोजेक्ट्स बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये हर साल 4 से 9 लाख बैरल तेल रोज निकाल रहे हैं। फिर अर्जेंटीना का वाका मुएर्टा इलाका है जो शेल ऑयल बना रहा है। वहां जून 2025 में ऑयल प्रोडक्शन 24 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, यानी कि नए सोर्सेस खुल रहे हैं और ऑयल प्रोडक्शन बूम कर रहा है। पहले ओपेक प्लस देश मिलकर प्रोडक्शन कम करते थे ताकि कीमतें बनी रहीं, लेकिन अब उन्होंने अप्रैल 2025 से धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगस्त 2025 में उन्होंने 548,000 बैरल रोज का इजाफा किया। ये इसलिए क्योंकि
हर देश चाहता है कि उसका अपना हिस्सा ज्यादा रहे और अगर वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे देश बाजार हथिया लेंगे। तो एक तरह से बाजार में होड़ बढ़ गई है और हर कोई ज्यादा से ज्यादा बेचना चाह रहा है। जेपी मॉर्गन कहता है कि जब तक ओपेक प्लस देश अपनी रणनीति नहीं बदलते, बाजार में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब बात करें मांग की, तो 2025 में दुनिया के अंदर तेल की खपत करीब 9 लाख बैरल रोज बढ़ी और 2027 में ये 12 लाख बैरल तक बढ़ेगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन समस्या ये है कि सप्लाई इससे 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यानी कि खाने वाले बढ़ रहे हैं पर बनाने वाले उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बना रहे हैं। चाइना जैसे बड़े खरीदार की इकोनॉमी धीमी हो गई है और लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से ग्लोबल डिमांड उम्मीद से कम बढ़ रही है। 2025 में कुल ग्लोबल डिमांड 105.5 मिलियन बैरल प्रति दिन है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। एक बड़ी वजह यह भी है कि समुद्र की गहराई से तेल निकालने की तकनीक अब बहुत ज्यादा किफायती हो गई है। पहले इसे बहुत महंगा और मुश्किल माना जाता था, लेकिन अब ये एक भरोसेमंद और कम लागत वाला जरिया बन गया है। 2025 में समुद्र तल वाले प्रोजेक्ट 5 लाख बैरल तेल रोज दे रहे हैं। 2026 में 9 लाख बैरल और 2027 में 4 लाख बैरल देंगे। यानी कि लगातार 3 साल तक बड़ी मात्रा में नया तेल बाजार में आता रहेगा। ये तकनीकी बदलाव पूरे तेल बाजार की तस्वीर ही बदल देने वाला है। अब आते हैं अपने देश भारत की बात पर। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल इंपोर्टर हैं और अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगवाते हैं। ऐसे में अगर तेल सस्ता होगा तो ये हमारे लिए एक बड़ी राहत होगी। हर $10 प्रति बैरल की गिरावट से भारत की इकोनॉमी को सालाना 13 अरब डॉलर तक की बचत हो सकती है। मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, इससे महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, जिससे आम आदमी को फायदा मिलेगा। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच हमारा ऑयल एक्सपोर्ट बिल पहले से 18% कम हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो देश तेल बेचकर अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, उनके लिए तो ये बुरी खबर है। सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, यूएई जैसे ओपेक प्लस देशों की कमाई बुरी तरह से गिर सकती है। इन देशों का बजट, विकास योजनाएं सब तेल की कीमतों पर डिपेंडेंट हैं। अगर तेल $30 पर आ गया तो इनकी इकोनॉमी में गंभीर संकट आ सकता है। ऐसे में ये देश मिलकर उत्पादन में भारी कटौती कर सकते हैं ताकि कीमतें संभल जाएं। लेकिन अभी तक वो ऐसा करने को तैयार नहीं लग रहे, क्योंकि सब अपना हिस्सा बचाना चाहते हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि बाजार में संतुलन तभी आएगा जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में कटौती होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कच्चा तेल $30 तक पहुंच जाएगा? जेपी मॉर्गन कहता है कि अगर सप्लाई ऐसे ही बढ़ती रही और डिमांड नहीं बढ़ी तो ये पॉसिबल है। हालांकि जेपी मॉर्गन ये भी मानता है कि पूरी तरह से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में कुछ समायोजन हो सकते हैं। यानी कि ओपेक प्लस देश प्रोडक्शन कम कर सकते हैं या फिर कुछ छोटी कंपनीज घाटे में जाकर बंद हो सकती हैं। इससे सप्लाई थोड़ी कम होगी और कीमतें संभल सकती हैं। लेकिन हाँ, जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर तेल की कीमतें वाकई बहुत ज्यादा गिर गईं तो सबसे बुरा असर उन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पर पड़ेगा जो हाई कॉस्ट यानी कि महंगे खर्चे वाले प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। जिन कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट $40 से $50 प्रति बैरल है, वो घाटे में चली जाएंगी। वो या तो अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर देंगी या प्रोडक्शन घटा देंगी। छोटी शेल ऑयल कंपनीज जो अमेरिका में काम करती हैं, उन पर भी दबाव आएगा। मतलब सस्ते प्रोडक्शन वाले ही बाजार में टिके रहेंगे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सस्ता तेल रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को धीमा कर सकता है। जब पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता हो जाता है तो लोग सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड पावर में निवेश करने से बचते हैं, क्योंकि पुरानी तकनीक ही सस्ती पड़ती है। इससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कोशिशों को झटका लग सकता है। आगे की राह बहुत पेचीदा है। अगले 2 साल तेल बाजार के लिए बहुत अहम होंगे। 2026 की आखिरी तिमाही में ही साफ होने लगेगा कि
कीमतें किस दिशा में जा रही हैं। ओपेक प्लस को मजबूरन एक साथ आना होगा और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में कटौती करनी होगी, तभी कीमतें 50 से 60 डॉलर के स्तर पर टिकी रह सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो देश तेल खरीदते हैं जैसे भारत, चीन, यूरोप, उन्हें फायदा होगा। उनकी इकोनॉमी मजबूत हो सकती है, महंगाई कम हो सकती है। भारत में रहने वाले आम लोगों के लिए ये खबर राहत भरी हो सकती है। अगर कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे, इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होगा, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों के दाम पर पड़ेगा। सब्जी, दूध, अनाज, सब कुछ सस्ता हो सकता है। तो कुल मिलाकर घर का बजट थोड़ा सांस ले सकता है। पानी से सस्ता तेल, ये सुनने में अजीब है लेकिन मुमकिन तो है। भारत जैसे देशों के लिए ये सुनहरा मौका है, लेकिन तेल बेचने वाले देशों के लिए मुश्किल भरा समय आ सकता है। इस पूरे खेल में तकनीक, राजनीति और अर्थव्यवस्था सब कुछ जुड़ा है। आगे क्या होता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। राबड़ी देवी को अब 10 सर्कुलर रोड का वो सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा जो पिछले 20 सालों से लालू परिवार का ठिकाना रहा है। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये बिहार की राजनीति का वो पता है जहां से लालू राबड़ी परिवार ने अपनी सियासत चलाई। आइए जानते हैं इस बंगले की पूरी कहानी जो 2005 से अब तक लिखी जा रही है। साल 2005 में बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ था। लालू राबड़ी की सरकार गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीश अणे मार्ग वाले मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो गए जहां पहले राबड़ी देवी रहती थी। फिर 16 जनवरी 2006 को लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड का बंगला अलॉट किया गया। राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए यह बंगला उनके नाम पर रहा। ये घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं था, यहीं से लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक चालें चलती थी, यहीं पार्टी की अहम बैठकें होती थीं। बिहार के हर नेता, हर कार्यकर्ता के लिए 10 सर्कुलर रोड मतलब आरजेडी का दिल था। ये घर धीरे धीरे लालू परिवार की पहचान बन गया। सोचिए, एक ही छत के नीचे 20 साल गुजारने के बाद उसे छोड़ना कैसा लगता होगा। इस बंगले में लालू की हंसी गूंजती थी, राबड़ी देवी की रसोई की खुशबू आती थी। तेजस्वी और तेज प्रताप की सियासत सीखने की पाठशाला था ये बंगला। हर दीवार पर यादें लिखी हुई थी। 2005 से लेकर 2025 तक, चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में, लालू परिवार का पता यही रहा। ये बंगला सिर्फ एक एड्रेस नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का एक अध्याय था। लेकिन अब ये चैप्टर बदल गया है। इसी महीने नवंबर में बिहार चुनाव हुए और एनडीए ने जबरदस्त जीत दर्ज की। बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हुई और सरकार में मंत्रियों को नए आवास आवंटित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार भवन निर्माण विभाग ने 24 नवंबर को एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा था, राबड़ी देवी अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला जो घर है वो खाली करना होगा। नियम के मुताबिक 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का बंगला है। जब कोई नेता पूर्व सीएम से किसी और पद पर चला जाता है तो उसे उसी पद के अनुसार नया घर मिलता है। सरकार ने राबड़ी देवी को अब 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट किया है। ये बंगला 3 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है और आमतौर पर मंत्रियों के लिए रिजर्व होता है। लालू परिवार के नए घर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। राबड़ी आवास का पता बदल गया है और अब राबड़ी देवी जो हैं वो 10 सर्कुलर रोड के बजाय 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये नीचे और ऊपर 2 तल्ले के जो मकान है वो है। और यहाँ पे अगर आपको मैं अंदर चल करके अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है। घर खाली करने की खबर जब लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य को मिली तो उनका दिल टूट गया। रोहिणी ने हाल ही में अपने परिवार से नाता तोड़ा था और राबड़ी आवास भी छोड़ दिया था। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि पूरे परिवार को बंगला खाली करना पड़ेगा तो वो चुप नहीं रह सके।
रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। रोहिणी की ये लाइनें पढ़कर लोग सोचने लगे कि आखिर ये सिर्फ बंगला बदलना है या कुछ और। विवाद बढ़ा तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी ने आरोप लगाया कि ये फैसला लालू राबड़ी परिवार को परेशान करने की नीयत से लिया गया है। सुनिए तेजस्वी की पार्टी क्या कह रही है। कर्णांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है, और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि फैसला पूरी तरह से नियमों के मुताबिक लिया गया है। शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कई मकान हैं जो एयरमार्क हैं, जैसे विपक्ष के नेता के लिए वन पोलो रोड एयरमार्क है। तेजस्वी यादव अगर वो 25 से कम सीट लाते तो उनको भी खाली करना पड़ता। वो सीट विपक्ष के नेता का, उनको मकान मिला हुआ है। तेज प्रताप जी को अलग मकान मिला हुआ, अब चुनाव हार गए तो उनको खाली करना पड़ेगा। और जहां तक राबड़ी देवी जी का सवाल है, बिहार में उनको विपक्ष के नेता के लिए जो एयरमार्क मकान है वहीं जाने को सरकार ने कहा है, कोई खाली करने को नहीं कहा। सिर्फ एक सरकारी मकान से दूसरे सरकारी मकान में मूव करने को कहा है, जो विपक्ष के नेता के लिए एयरमार्क है। 39 हार्डिंग रोड पटना की एक वीआईपी लोकेशन है। ये बंगला भी काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ सुरक्षा के साथ साथ प्रशासनिक पहुंच दोनों मजबूत है। राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सभी सरकारी सुविधाएं यहाँ पर भी मिलेंगी, लेकिन क्या नया घर 10 सर्कुलर रोड की जगह ले पाएगा, ये बड़ा सवाल है। घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, उसमें यादें बसती हैं, जज्बात होते हैं। लालू परिवार के लिए 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक बंगला नहीं, उनकी पहचान था। अब ये पहचान बदलने वाली है। आदेश जारी हो चुका है और अब लालू परिवार के पास 10 सर्कुलर रोड खाली करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। माना जा रहा है कि शिफ्टिंग में कुछ हफ्ते लगेंगे। क्या ये सिर्फ एक एड्रेस बदलना है या बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत? क्या लालू परिवार की ताकत इस बंगले के साथ जुड़ी थी या उनकी असली ताकत जनता के दिलों में है? इन सवालों के जवाब तो अब समय के साथ ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, 10 सर्कुलर रोड को बिहार की सियासत हमेशा याद रखेगी। पश्चिम बंगाल में राजनीति और सुरक्षा को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बीजेपी से टक्कर लेती नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ संदेशखाली में कैमरे के सामने बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना असली पता खुद बता दिया है। दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी जड़ में है इलेक्शन कमीशन का SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा। आइए पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। 25 नवंबर को ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के बंगाओ इलाके में एक बड़ी रैली निकाली। ये रैली SIR के खिलाफ थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में सुधार के लिए शुरू किया है। ममता का कहना है कि बीजेपी इस SIR के जरिए मासूम लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही है, खासकर मटुआ समुदाय और गरीब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। रैली में ममता ने बेहद तल्ख लहजे में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने बंगाल में उन पर या उनके लोगों पर हमला करने की कोशिश की तो वो सड़कों पर उतर आएंगी और बीजेपी की नींव हिला देंगी। ममता ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी बंगाल जीतने के चक्कर में अपना गढ़ गुजरात में भी गंवा देगी। ममता ने बिहार की हालिया जीत को भी मैनिपुलेशन कहा। उन्होंने कहा कि 2026 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के लिए सबसे कठिन लड़ाई होगी। अब बात करते हैं संदेशखाली की। ये इलाका भी नॉर्थ 24 परगना में ही आता है। संदेशखाली से न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है।
टीएमसी के स्ट्रॉन्गमैन शेख शाहजहां के गढ़ में ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले हैं जिनके पास भारतीय दस्तावेज हैं और वो कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सभी लोग शाहजहां और उनके गैंग की मदद से अवैध रूप से भारत में घुसे और उन्होंने सभी जरूरी भारतीय दस्तावेज बनवा लिए। यहाँ रहने वाली मार्जिना बीवी पर घुसपैठ का आरोप है। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रही हैं, लेकिन ये मान रही हैं कि उनके पति बांग्लादेशी हैं। अब्दुल गफूर ने कैमरे पर कबूल किया है कि वो बांग्लादेशी हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग ही अब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये सब इतनी आसानी से संभव कैसे हुआ। दरअसल ये कहानी दशकों पुरानी है। पुराने कम्युनिस्ट शासन के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ को अनदेखा किया गया और उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। संदेश खाली जैसे इलाकों में आज मुस्लिम आबादी 68% से ज्यादा है। यहाँ जमीन पर गैर कानूनी कब्जे हुए, खेतों में खारा पानी भरकर उन्हें मछली तालाबों में बदल दिया गया। लेकिन एसआईआर शुरू हुई तो इन घुसपैठियों में दहशत फैल गई। पिछले 3 महीनों में 8000 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ 3 दिनों में बीएसएफ ने 400 लोगों को सीमा पार करते हुए रोका। कई लोग बैंक से पैसे निकालकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। घरों में काम करने वाली मेड्स भी रातों रात गायब हो गई। तो अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी एसआईआर का इतना विरोध क्यों कर रही हैं? बीजेपी का आरोप है कि उनकी पार्टी सालों से इन घुसपैठियों को वोट बैंक बनाए हुए हैं और जब इलेक्शन कमीशन इन फर्जी वोटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो ममता को अपना वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता ने इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधा है और उन्हें बीजेपी कमीशन तक कह दिया है। बंगाल की राजनीति में ये मुद्दा अब सबसे बड़ा हथियार बन गया है। एक तरफ घुसपैठ और सुरक्षा का सवाल, दूसरी तरफ वोट बैंक की सियासत। बीच में कौन फंसा है? बीच में फंसे हैं आम लोग जिनके नाम गलती से वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। और सबसे ऊपर है 2026 की जंग जो अभी से शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पूरे विवाद को कैसे सुलझाता है और क्या वो सभी फर्जी वोटर्स को पकड़ पाएगा। खैर, बंगाल की धरती पर अगले कुछ महीने बेहद अहम होने वाले हैं। अफगानिस्तान की सरहद पर फिर से खून खराबा हुआ है और इस बार मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। सवाल ये है कि आखिर इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच तनाव इस कदर क्यों बढ़ गया। 25 नवंबर को रात के समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 पूर्वी प्रांतों खोस्त, कुनार और पक्तिका में एक साथ एयर स्ट्राइक की। अफगानी तालिबान सरकार के मुताबिक खोस्त में एक आम नागरिक के घर को निशाना बनाया गया जिसमें 9 बच्चे और एक महिला की मौत हुई। इसके अलावा कुनार और पक्तिका में हमलों से 4 और लोग घायल हुए हैं। तालिबान ने इन हमलों को सिविलियन एरियाज पर बमबारी बताया और कहा कि वो सही वक्त पर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने शुरू में इन इल्जामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता ने कहा कि ये दावे बेबुनियाद हैं। फिर पाकिस्तान ने कहा कि उसने अफगान सरजमी पर टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को टारगेट किया है। पाकिस्तान बार बार दावा कर रहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर हमले करता है। ये एयर स्ट्राइक्स अचानक से नहीं हुई। इसके एक दिन पहले यानी कि 24 नवंबर को पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर एक भयानक सुसाइड अटैक हुआ था। इस हमले में 3 सुसाइड बॉम्बर्स और बंदूकधारियों ने मिलकर धावा बोला जिसमें 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई और 11 लोग घायल हो गए। जमात उल अहरार नाम के एक आतंकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली जो टीटीपी से ही जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि पेशावर हमले के बाद उसे मजबूरन अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एक्शन लेना पड़ा। पाकिस्तान का दावा है कि वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है क्योंकि टीटीपी अफगान धरती से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहा है। अब सवाल उठता है कि ये टीटीपी क्या है और क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव की जड़ बन गया है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक जिहादी आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर काम करता है।
इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और ये मुख्य रूप से पाकिस्तान पर हमला करता है। जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई तो टीटीपी के लिए ये सुनहरा मौका बन गया। टीटीपी को अफगानिस्तान में सेफ हेवन मिल गया क्योंकि अफगानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में पुराने रिश्ते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 6 से 6,500 टीटीपी के लड़ाके मौजूद हैं। पाकिस्तान का दावा है कि 2025 से अब तक टीटीपी ने अफगान सरजमी से 600 से ज्यादा हमले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किए हैं। हालांकि तालिबान सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है। उनका कहना है कि वो किसी भी संगठन को अपनी धरती से दूसरे देश के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की इजाजत नहीं देते। पहली बार नहीं है ऐसा जब दोनों देशों के बीच टकराव हुआ है। अक्टूबर 2025 में भी दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर झड़पें हुई थी। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसके बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की और 11-12 अक्टूबर को पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला बोल डाला। उस समय हफ्तों तक झड़पें चलती रहीं जिसमें दोनों तरफ से सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई। 19 अक्टूबर को कतर की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। इसके बाद टर्की में 2 राउंड की बातचीत भी हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान ने लिखित गारंटी देने से इनकार कर दिया है कि टीटीपी उसकी सरजमी से ऑपरेशन नहीं करेगा। इसके बाद बीच बीच में दोनों तरफ से छोटे छोटे हमले जारी रहे। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और किसी भी वक्त स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मासूम जनता का। बॉर्डर एरिया में रहने वाले हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मारामारी हो रही है। अगर दोनों देश बातचीत की मेज पर नहीं आए तो ये तनाव पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकता है। अब जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो देश की सेहत को लेकर एक बड़ा अलार्म है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA की एक ताज़ा रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि देश के 60% जिलों की हवा जहरीली हो चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य अब प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। अब तक हमेशा सोचते थे कि सिर्फ दिल्ली NCR में प्रदूषण की दिक्कत है, लेकिन अब ये संकट पूरे देश में फैल चुका है। CREA ने अपनी इस रिसर्च में सैटेलाइट की मदद से पूरे देश के 749 जिलों की एयर क्वालिटी चेक की है और जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 447 जिले यानी कि करीब 60% जिलों की हवा में PM 2.5 का लेवल राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा पाया गया है। और सबसे बुरी बात यह है कि पूरे देश में एक भी जिला ऐसा नहीं मिला जो WHO के मानक 5 माइक्रोग्राम को पूरा करता हो। अगर सबसे प्रदूषित राज्यों की बात करेंगे तो दिल्ली अब भी टॉप पर है, जहां PM 2.5 का सालाना औसत 101 माइक्रोग्राम रहा, यानी कि राष्ट्रीय मानक से 2.5 गुना ज्यादा। WHO के मानक से 20 गुना ज्यादा। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर है 70 के आंकड़े के साथ, फिर हरियाणा 63 और त्रिपुरा 62 के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्य अब साल भर प्रदूषण झेल रहे हैं। असम में PM 2.5 का लेवल 60, बिहार में 59, पश्चिम बंगाल में 57, पंजाब में 56, मेघालय में 53 और नागालैंड में 52 माइक्रोग्राम देखा गया है। इन सभी राज्यों में राष्ट्रीय मानक से ज्यादा प्रदूषण है। और यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, जब हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में हरे भरे पहाड़, साफ हवा और खूबसूरत माहौल की तस्वीर उकर कर आती है, लेकिन अब वहां भी प्रदूषण ने पैर पसार लिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असम और त्रिपुरा में तो मॉनसून के दौरान भी PM 2.5 का लेवल ऊंचा रहता है। बाकी भारत में मॉनसून आने पर हवा साफ हो जाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नॉर्थ ईस्ट में अचानक ये प्रदूषण आ कहां से गया।
रिपोर्ट में इसे एक इमर्जिंग कंसर्न बताया गया है। वहाँ की जो ज्योग्राफिकल और वेदर कंडीशंस हैं वो प्रदूषण को पूरे साल बनाए रखती हैं और जो एमिशंस हो रहे हैं वो लगातार चल रहे हैं। CREA की एक स्टडी की सबसे खास बात है एयरशेड का एनालिसिस। एयरशेड का मतलब होता है एक ऐसा इलाका जहां हवा एक पैटर्न में चलती है और मिक्स होती है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब वाला इलाका तो हमेशा से प्रदूषित रहा है, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट का एयरशेड भी तेजी से प्रदूषित हो रहा है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पूरे एयरशेड के लिए इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाई जाए, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग को सरकारी योजनाओं में शामिल किया जाए, सख्त एमिशन कंट्रोल लागू हो और जिम्मेदारी तय करने वाली कानून व्यवस्था बनाई जाए। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत जैसे नए हॉटस्पॉट्स पर खास ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था एक चिंताजनक लेकिन जरूरी सच जिसे हम सबको समझना होगा। प्रदूषण अब सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों की दिक्कत नहीं रहा, बल्कि ये पूरे देश का संकट बन गया है और अगर अभी सही कदम नहीं उठाए गए तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। खबरें अनकही में आज इतना ही। चलते चलते आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी लद्दाख की सेरिंग के साथ धूमधाम से हुई। इस शाही समारोह में यादव परिवार के सभी मेंबर्स, सैकड़ों मेहमान और प्रमुख नेता शामिल हुए। सांस्कृतिक रंग में रंगी इस शादी में डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे और सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए। लद्दाख और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झलक के साथ ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है।